एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो एमए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, और जो आज हमारी वीडियो वो जून 2008 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर करा रही है। पार्ट 2 है, क्योंकि जो पार्ट 1 है वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, तो मैंने इसमें आधे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपको कुछ और क्वेश्चन के आंसर चाहिए कुछ भी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के सिविल डिफेंस की अवधारणा पर एक लेख लिखे। इसमें बताना जो सिविल डिफेंस है उसके ऊपर एक लेख लिखना है। आंसर, मानव जीवन के संघर्ष साधारण सी बात है। संघर्ष समाधान के दो तरीके हैं, हिंसात्मक और अहिंसात्मक। सत्याग्रह संघर्ष समाधान की अहिंसात्मक तरीके हैं, और गांधी जी ने इसी तरीके से संघर्ष समाधान की कोशिश की थी। यह सत्य है कि गांधी जी से पहले अनेक विद्वानों ने संघर्ष समाधान के अहिंसक तरीकों का वर्णन किया था, परंतु गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संघर्ष समाधान के अहिंसक रूप में इस पद्धति को साकार रूप दिया। तो देखिए, इसमें बता रहे कि गांधी जी से पहले बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष को समाधान के रूप में करा कि हाँ, हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, परंतु गांधी जी के एक वैसे व्यक्ति थे जिन्हों के द्वारा संघर्ष अहिंसक तरीके से उन्होंने खुद को उसको अपनाया भी, खुद के रूप में भी अपनाया और उसको सफल भी बनाया। गांधी जी का मानना है कि राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंध सत्य और अहिंसा के आधार पर निर्देशित होने चाहिए। वे यह नहीं चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को युद्ध के माध्यम से सुलझाया जाए। दूसरा कारण यह है कि हिंसा के श्रेणीबद्ध हिंसा का जन्म होता है और समस्या का समाधान और अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए गांधी जी के अनुसार ऐसे संघर्ष को सिविल रक्षा समाधानों के उपाय से समाप्त किया जाना चाहिए। गांधी जी का तर्क है कि जब किसी देश पर किसी अन्य देश का आक्रमण किया जाता है तो पीड़ित नागरिकों को सिविल रक्षा पद्धति को अपनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सैन्य रक्षा सहारा विपरीत साबित हो सकता है। इससे समस्या और भी जटिल हो सकती है। पीड़ित देश को नागरिक सिविल अवज्ञा अथवा अवज्ञा का यह असहयोग जैसे तरीकों का सहारा लेकर राजनीतिक संघर्ष आरंभ करना चाहिए। इससे इसके लाभ के रूप में कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में अन्य देश द्वारा आक्रमण की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस स्थिति को आक्रमणकारी देश द्वारा धमकी या चुनौती के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसे संघर्ष का अहिंसात्मक प्रयोग कहा जा सकता है। नागरिक सिविल रक्षा उपाय के अन्य लाभ भी हैं। पीड़ित देश का नागरिक अहिंसात्मक उपाय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना सफल हो जाता है, जिससे आक्रमणकारी देश को पीछे हटना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शस्त्रों पर नियंत्रण के अन्य उपाय भी हैं जो नागरिक रक्षा युक्ति से ही संभव हो पाएगा। आर्थिक उपायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आक्रमणकारी देश को नियंत्रण कर सकता है। गांधी जी का मानना है कि विशेष परिस्थितियों में यदि अहिंसक समाज का आक्रमण किया जाता है तो पीड़ित देश के नागरिक द्वारा निम्नलिखित उपाय को अपनाना उचित होगा। पहला, सहयोग की अपेक्षा आक्रमणकारी देश को अधिकार दिया जाना चाहिए। देश के शिक्षित लोगों द्वारा अहिंसक प्रतिरोध का प्रदर्शन करना चाहिए। यह सत्य है कि व्यवहारिक दृष्टि के अभाव के कारण गांधी जी के उपयुक्त सिद्धांतों की आलोचना भी हुई है, लेकिन इसमें नैतिक बल का प्रभाव को गलत साबित करना कठिन कार्य है। निसंदेह नैतिक बल शारीरिक बल प्रयोग से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, इसमें यह समझाया गया है कि गांधी जी ऐसे बोलते हैं कि सिविल डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। सिविल डिफेंस मतलब खुद ही अपने डिफेंस किया जाए, अपने द्वारा या फिर संयोग द्वारा, लोगों के सत्याग्रह द्वारा डिफेंस किया जाए, ना कि पुलिस या सैनिक का सहारा लिया जाए। गांधी जी बोलते हैं अगर आप कोई देश अगर आप पे आक्रमण करता है और अगर आप सैन्य बल का सहारा लेते हैं, मतलब पुलिस का सैन्य का सहारा लेते हैं, तो वो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और जो युद्ध की स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए उसमें क्या करना चाहिए कि जो वहाँ की जनता है उनको एक साथ जुट होकर उन्हों के विरुद्ध में प्रदर्शन करने चाहिए, विरोध करना चाहिए, और क्या कहते हैं, अपना जीवन यापन खुद से उसी परिस्थिति में ढाल लेना चाहिए। मतलब गांधी जी का बस यही कहना है कि खुद की अपनी रक्षा खुद से करनी चाहिए, ना कि किसी सेना का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उससे युद्ध जो होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है।
और क्या होता है, जब हम खुद से अपनी रक्षा करते हैं और एक साथ जब एकजुट हो जाते हैं और उन्हों के विरुद्ध जो भी आक्रमण करता है उसके विरुद्ध जब हम प्रदर्शन करते हैं, तो क्या होता है, उन देश के ऊपर दबाव बनता है और उस देश को ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा जिसको हम शोषण करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, वो सैनिक कार्रवाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है और दूसरा देश जो आक्रमण कर रहा है उसके ऊपर दबाव बनता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है, जिसके कारण ये सब चीज़ें सुलझ सकती हैं और वो खुद से पीछे हट सकता है। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं, परंतु आखिर में बता रहे हैं कि गांधी जी की जो ये विचारधारा है, जो ये बात बताते हैं, ये व्यवहारिक रूप से नहीं सही हो सकती, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि वो आक्रमण करे तो हम खाली सेना का सहारा ना ले, तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा आक्रमण करेगा और जीत लेगा देश को, है ना। तो ये बता रहे हैं व्यवहारिक दृष्टि से ये नहीं हो सकता, परंतु जो व्यवहारिक दृष्टि से नहीं हो सकता, परंतु ये नैतिकता दृष्टि से बिल्कुल सही है कि जो आपका शारीरिक बल होता है उससे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण आपका नैतिक बल होता है। तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शांति बनाए रखने में सत्य और अहिंसा की भूमिका का वर्णन कीजिए। गांधी जी के शांति के दोहरा सिद्धांत सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के विरोधाभासी वातावरण में स्थायी शांति की कायम करना असंभव है। राजनीतिक में अपार शक्ति होती है और यह हर चीज को बदल सकती है। निसंदेह राजनीतिक शक्ति की सहायता से हम विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं। मनुष्य हर स्थिति में शांति चाहता है। हम कह सकते हैं कि शांति युवाओं का जीवन बदल सकती है। विश्व में शांति स्थापना की दिशा में युवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वह अन्य लोगों के सामाजिक जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। गांधी जी के अनुसार सभी धर्म शांति तथा सद्भावना की शिक्षा देते हैं और इसलिए युवाओं को धर्म की गलत व्याख्या से सावधान करना चाहिए। सत्य। गांधी जी का संपूर्ण जीवन सत्य के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपनी गलतियों से शिक्षा ली और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्हों के विचार में जीवन के युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए अपने दबावों, भय तथा असुरक्षा से मुक्ति पाना अनिवार्य है। गांधी जी को सत्य अत्यधिक प्रिय था। उन्होंने यह तक कहा कि प्रत्येक समाज और व्यक्ति को किसी भी कीमत पर सत्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। निसंदेह सभी धर्म और विचारवान समाज सत्य अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी कहा कि सत्य के मार्ग पर चलना एक पीड़ादायक एवं त्यागपूर्ण प्रक्रिया है। अंततः इस मार्ग पर मनुष्य को साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम गांधी जी ने कहा है कि सत्य ईश्वर है। फिर उन्होंने अपने कथन को बदलते हुए कहा है कि ईश्वर सत्य है। अंततः यह निसंदेह कहा जा सकता है कि सत्य गांधी जी के दर्शन में ईश्वर है। गांधी जी का नारा था कि सत्य में जयते। इसका विचार था कि सभी धर्म और दार्शनिक समाज सब एक स्वर से सत्य का समर्थन करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति व समाज भी इसका अभ्यास करे। वह यह भी करते हैं कि सत्य का मार्ग कठोर, कठिन, पीड़ादायक और त्यागपूर्ण होता है। सच बोलने के लिए किसी व्यक्ति में निसंदेह साहस की आवश्यकता होती है। अहिंसा। गांधी जी के दर्शन का सार सत्य और अहिंसा। अहिंसा के प्रति सामान्य लोगों का विचार है कि यह कायरों का हथियार है। वस्तुतः यह सहनशील लोगों का हथियार है और कुछ महान लोग अपने विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को अहिंसा, परमो धर्म तथा वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत से ग्रहण किया। इसका उद्देश्य था कि बुराइयों, क्रोध और घृणा से समग्र के रूप से मुक्ति पाना। इसके द्वारा प्रेम की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी, ईसाइयों ने अहिंसा और अप्रतिरोध के संबंध में अनेक धार्मिक पद्धतियां पैदा की थी। गांधी जी ने यह भी कहा था कि सत्य और प्रेम का मार्ग हमेशा ही विजय का मार्ग है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के पालन के लिए साहस और विश्वास की परम आवश्यकता होती है। अहिंसा का मूल्यवान सिद्धांत है और मानवता, समाज और राज्य की वास्तविकता पर आधारित विज्ञान भी है। अहिंसा का अर्थ हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त दुश्मन को भी प्रेम के साथ गले लगाना है। निसंदेह अहिंसा के व्यवहार के लिए आत्म कष्ट सहन
करने की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। तो देखिए इस आंसर में ये बताया गया है कि गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के मार्ग को ही अपनाते थे। वो कहते थे कि सत्य के ऊपर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि आप जब सत्य बोलते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, परंतु वह मार्ग सबसे अच्छा है। और आगे जो अहिंसा है उसमें भी गांधी जी बोलते थे, कुछ लोग बोलते हैं कि अहिंसा कायरों का मार्ग होता है, परंतु गांधी जी का कहना था अहिंसा जो होता है साहसियों का मार्ग होता है, क्योंकि आप अहिंसा रूप से जिसमें कोई हिंसा नहीं करते उस मार्ग पे जब आप चलते हैं और कोई आपको कुछ भी बोले पर आप प्रेम से उसका आंसर देते तो इसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है, आपको अपने मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में करना होता है। तो गांधी जी का बस यही था इसमें कि सत्य और अहिंसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कुछ कार्य करना, अगर आप अहिंसा और सत्य के मार्ग पे करते हैं तो अच्छी से सफलतापूर्वक होता है, परंतु आप असत्य और हिंसा के मार्ग पे करते हैं तो उसमें बहुत सारी लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें होती है और वो सफल भी नहीं हो पाता। तो ये क्वेश्चन भी यहीं समाप्त होता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति सेना पर गांधी के विचारों का आलोचनात्मक आकलन करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में करा दिया है, शांति सेना पर गांधी जी के विचार। तो मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, भूटान में निर्जातीय द्वंद्व। तो देखिए इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 और 18 ये सारे क्वेश्चन पेपर करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं सब में वो मैं एक में ही करा देती हूँ, चाहे वो किसी एक में भी करा दूँ और नेक्स्ट में फिर वो रिपीट नहीं करती हूँ जल्दी से। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सब ये तीनों चीज़ आपको करके जाना ज़रूरी है। तो देखिए हमारा भूटान में निर्जातीय द्वंद्व में क्या बता रहे हैं। सन 1990 में भूटान में निर्जातीय संघर्ष खुलकर सामने आया। इस प्रदर्शन का आयोजन दक्षिणी भूटानीय या नेपालीय द्वारा द्रक्पाओ के आधिपत्य के विरोध में हुआ था। वह देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपनी भूमिका कायम करना चाहते थे। भूटान में तिब्बत से आए लोगों की राष्ट्रीय पहचान कायम करने के लिए सरकारी प्रयास भी किए जा रहे थे। नेपालियों या दक्षिणी भूटानियों को इस सरकारी रवैये के प्रति रोष था। उपयुक्त के अतिरिक्त भूटान में निर्जातीय संघर्ष के अन्य कारण भी हैं। सन 1989 में एक राष्ट्रीय आदेश के द्वारा दक्षिणी भूटानों को राष्ट्रीय पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ कुछ विशेष शर्तें भी थी जो इस प्रकार थीं। पहली बार आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दंड भोगना, अंत में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहना। अन्य आदेश द्वारा दक्षिणी भूटानियों को राष्ट्रीय भाषा गोगरव को सीखना अनिवार्य कर दिया गया। एक अलग आदेश द्वारा भूटानी राष्ट्रीयता वाले लोगों को गैर राष्ट्रीयता वाले लोगों के साथ विवाह करने तथा राष्ट्रीय सभा का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। उपयुक्त सभी आदेशों के प्रति दक्षिणी भूटानियों ने अपना विरोध जाहिर किया। इस संघर्ष के समाधान के लिए राजा को ही हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन इसका परिणाम विपरीत रहा। कहा जाता है कि नेपाली भावनाओं का समर्थन करने के लिए राजा का मुकदमा भी चलाया गया। इसके अतिरिक्त नेपाली लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनेक नेपालियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वर्तमान स्थिति में अनेक निर्जातीय नेपाली लोगों ने भारत के दार्जिलिंग और सिक्किम जैसी जगहों पर शरण ले रखी है। अनेक नेपाली अपने देश लौट आए हैं, परंतु वह अलग निर्जातीय पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। वह भूटान में शाही सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। घर और अपनी पहचान का मोह सबको है। नेपाली या दक्षिणी भूटान लोग भी इस पीड़ा से पीड़ित हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसका सहयोग करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन भी समाप्त होता है। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे जो भूटानी निर्जातीय लोग थे और जो नेपाली लोग थे वह चाहते थे कि उनको राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में भी उनकी भूमिका रहे, उनको भी हर प्रकार से मतलब कि समान दर्जा दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए। परंतु क्या हो रहा था कि उनके ऊपर शोषण हो रहा था, क्योंकि उनकी जो भी मांग थी वो मानी नहीं जा रही थी। और जो भूटानी और जो दक्षिणी नेपाली और दक्षिण भूटानी लोग थे वो सरकार का जो रवैया था उसके विरोध में भी उन्होंने विरोध किया।
और जो भूटान के निर्जातीय लोग थे वो संघर्ष का उनका ये कारण भी था कि उनके ऊपर सब चीज़ थोपी जा रही थी। उनको बोला जा रहा था आप ये पोशाक पहनोगे, ये ड्रेस पहनोगे जो हमारे यहाँ की है, और आपको ये पहनना अनिवार्य है, आपको यहाँ की लैंग्वेज सीखना अनिवार्य है, अगर आप नहीं पहनोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, चेतावनी दी जाएगी, फिर दंड भरना पड़ेगा, ऐसे सब चीज़ें थी। तो वो ये सब नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जिस प्रकार से हम वैसे ही रहें। परंतु वहाँ क्या था कि उनके ऊपर सब चीज़ थोपी जा रही थी कि नहीं आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये सब चीज़ें। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्ताओं के लाभ। इसमें आपको बताना है कि जो वार्ता होती है, बातचीत होती है, उसके क्या लाभ हैं। और इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, वार्ताओं से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और लाभों के बारे में बताइए। बोले जो वार्ता होती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली विचार विमर्श है। मूल्यांकन के विश्वकोश के अनुसार वार्ता विभिन्न परिप्रेक्ष्य और हितों वाले ऐसे व्यक्तियों के बीच पारस्परिक वार्तालाप होता है जो एक दूसरे के कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। इसमें वार्तालाप, बहस, चर्चा, आलोचना, पाठ तथा ऐसे ही अनेक तरीके शामिल होते हैं। वार्ता में ईमानदारी और आलोचनात्मक विचार भी शामिल हो सकते हैं। वार्ता नई विचारधाराओं का स्रोत है क्योंकि इसमें शामिल होने से हम अन्य व्यक्तियों के विचार और उनका दृष्टिकोण जान सकते हैं। एक पद्धति के रूप में वार्ता दो या दो से अधिक लोगों के बीच मुख्यतः व्यक्तियों के आमने सामने पारस्परिक वार्तालाप में की जाती है, परंतु आधुनिक प्रौद्योगिकी में वार्ता को विभिन्न आयाम प्रदान किए हैं, जैसे कि ऑनलाइन परामर्श, अपना सहयोग देना तथा विचार प्रकट करना। विश्वकोश वार्ता संवाद को लोकतांत्रिक विचार विमर्श करना, सशक्तिकरण, भागीदारी और मूल्यांकन के आलोचनात्मक विचारधाराओं के रूप में भी वर्णित किया गया है। वस्तुतः मूल्यांकन में वार्ता का उद्देश्य भागीदारियों के हितों को सम्मिलित करना और उनकी समझ को प्रोत्साहित करना है। वार्ता से दीर्घकालीन मुद्दे का समाधान तथा विश्वास कायम करने के अतिरिक्त शंकाओं को भी दूर किया जा सकता है। शंकाओं को होगा निसंदेह इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के अनुभव से संबंधित सर्वाधिक रचनात्मक और अहिंसक ढंग से जांचने, समझने तथा खोजने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त वार्ता में दोनों पक्षों को कुछ अंश तक खुलेपन और सम्मान की भावना जाहिर करने का अवसर प्राप्त होता है। वार्ता का स्रोत साहित्य और दर्शन दोनों है। लेखक अपने विचारों को शब्द में माध्यम से व्यक्त करता है। यह विचार जीवित या काल्पनिक लोगों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार वार्ता संबंधित विषय में हमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। किसी लेखक की अभिव्यक्ति हमारे अनुभव के स्रोतों के रूप में कार्य करती है। दूसरी तरफ वार्ता का सरोकार दार्शनिक शैली से भी है। इस संदर्भ में इसका संबंध समय, विशेष काल, युग, व्यक्ति, विचार काल, साहित्य और तत्कालीन विद्यमान परिस्थितियों के संबंधित विचार से है। यह उस समय के युग और लोगों के दर्शन की व्याख्या भी करती है। एक अनुमान के अनुसार वार्ता की उपस्थिति यूनान में हुई थी। इतिहासकारों ने इसे एक पद्धति के रूप में अपनाया और प्लेटो ने इसे एक न केवल व्यवस्थित किया बल्कि इस कला को चरमोत्कर्षण पर भी पहुंचा दिया। निसंदेह वह वार्ता की कला का जनक था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्लेटो की अधिकांश रचनाएं वार्ता के रूप में ही पाई जाती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में सुकरात और अन्य चरित्रों का चित्रण किया है जो शिक्षा का मुख्य स्रोत बना और शिक्षण की सुकरात पद्धति के नाम से भी व्याख्यात हुआ। वार्ता के इस गुण से अन्य विद्वान भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं वार्ताओं शैली में की। इन विद्वानों में मुख्यतः जैनकॉन, अरस्तु, सिसरो और यूनानी में समूह के अनेक विद्वान। तो देखिए एक क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है और इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि जो वार्ता जो बातचीत होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अपने वार्ता जो होती है, पहले बात तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है। आप अकेले तो कर नहीं सकते है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी विचारों को, बातचीत का आदान प्रदान करते हैं और इससे क्या होता है आपको अनेक नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए वो मिलते, समाधान मिलते कि हम और क्या कर सकते हैं। तो वार्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और किसी भी समझौते, समाधान, इन सब में वार्ता ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का समाधान चाहिए या फिर कोई भी आप समझौता करते हैं तो वार्ता के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे कोई आक्रमण है, कोई हिंसा है, कोई युद्ध है, तो आप अगर उसमें वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं तो क्या होता है वो चीज़ जल्दी
जल्दी सुलझ जाती है। अगर आप लड़ाई झगड़े से करेंगे तो वो चीज़ नहीं सुलझेगी, परंतु आप बातचीत करेंगे प्यार से, नरम दिल से, तो ये सब चीज़ें सुलझ जाएगी। तो बस इसी सब में यही बताया गया है कि वार्ता जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन यही सारे समाप्त होते हैं और हम 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर करेंगे। और देखिए 2019 के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन पेपर से ही 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी है, बट मैं रिपीटेड उसमें इसलिए करा दूंगी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 2019 का ही खाली पढ़ते हैं, 18 का नहीं पढ़ते, तो मैं नहीं चाहती कि वो क्वेश्चन उनसे छूट जाए। तो इसलिए मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो 2019 वाले जून क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।